हम्म, तो आज मंगलवार 3 मार्च 2026 है और इस ज्ञानवर्धक चर्चा में आपका स्वागत है। हम्म। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो कुछ ऐसा समझना है जो मतलब पहली नजर में किसी जादू से कम नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन असल में ये पूरी तरह से विज्ञान, गणित और डेटा पर टिका हुआ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर व्यवसाय भविष्य में होने वाली घटनाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सके। वो भी बिना किसी वास्तविक जोखिम के। हाँ, बिना करोड़ों रुपए खर्च किए और बिना किसी बड़े नुकसान के। तो आज की इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी जादुई लगने वाली तकनीक की गहराई में जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। एकदम। और आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये मुख्य रूप से सिम्युलेट नाम के एक बेहद शक्तिशाली सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से जुड़े लेखों, वीडियो ट्यूटोरियल्स और आधिकारिक प्रतिलेखों पर आधारित है। इन दस्तावेजों में सिमुलेट कॉरपोरेशन और शाहिद नियाजी टेक्नोलॉजीज के बेहद अहम स्रोत शामिल हैं। मतलब इन सभी को खंगालने के बाद जो जानकारी सामने आई है ना, वो निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये सच में एक बहुत ही अहम विषय है आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां मतलब हमारे पास हर सेकंड पेटाबाइट्स में जानकारी पैदा हो रही है। हाँ, डेटा की तो भरमार है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सिमुलेशन केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाला कोई तकनीकी टूल या आम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की और किसी भी बड़े व्यावसायिक जोखिम को कम करने की एक बेहद परिष्कृत कला है। कला है, सही कहा। मतलब जब भी कोई बड़ा व्यवसाय या कॉरपोरेशन कोई नया कदम उठाता है, चाहे वो नई फैक्ट्री लगाना हो या सप्लाई चेन में बदलाव करना हो, तो उसमें लाखों करोड़ों डॉलर का दांव लगा होता है। हाँ, रिस्क बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो सिमुलेशन असल में उस दांव को जमीन पर खेलने से पहले ही एक सुरक्षित आभासी दुनिया में उसका हर संभावित नतीजा दिखा देता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिमुलेशन और सिमुलेट आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर ऐसे उन लोगों के नजरिए से समझें जो पहले से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, तो ये किसी जीवित फ्लोचार्ट की तरह है। एक ऐसा फ्लोचार्ट जो असल समय में सांस ले रहा है। एकदम सही। सिमुलेट एक बहुत ही सहज मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का उपयोग करता है। इसमें मुख्य रूप से 4 बुनियादी चीजें होती हैं जिन्हें स्क्रीन पर खींचा और छोड़ा जा सकता है। 4 चीजें? हाँ, पहला है स्टार्ट पॉइंट। ये वो जगह है जहां से कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे किसी फैक्ट्री में कच्चे माल का आना। हाँ, या फिर किसी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मरीजों का दाखिल होना। बिल्कुल। दूसरा है कतार या बफर। ये वो जगह है जहां इंतजार होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% समय एकदम सुचारू नहीं चलता। कहीं ना कहीं बॉटलनेक तो आता ही है। और तीसरा है एक्टिविटी, जहां असल में काम हो रहा होता है। हाँ, जैसे किसी मशीन द्वारा मेटल का कटना या कॉल सेंटर में किसी एजेंट द्वारा कॉल का जवाब दिया जाना। और अंत में आता है एंड पॉइंट, जहां से काम या उत्पाद सिस्टम से बाहर चला जाता है। इन 4 बुनियादी चीजों को सुनकर मतलब ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही साधारण सी बात है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब हम इसकी विस्तृत तस्वीर देखते हैं ना, तो उसका असली महत्व समझ में आता है। क्या आपको पता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से लगभग 70% कंपनियां 70%? हाँ, 70% कंपनियां आज अपनी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं में सिमुलेट का उपयोग कर रही हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके इस्तेमाल से ये वैश्विक स्तर की कंपनियां रोजाना लाखों डॉलर बचा रही हैं। लाखों डॉलर? हाँ। मतलब ये सिर्फ एक प्रक्रिया को देखने का विजुअल तरीका नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के अंदर छिपी उन कमियों और अड़चनों को पहचानने का तरीका है जो शायद नंगी आंखों से या एक स्थिर स्प्रेडशीट पर कभी दिखाई ही ना दे। बिल्कुल। और इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है, इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बैंक का बहुत ही दिलचस्प विशिष्ट उदाहरण सामने आता है। हाँ, वो बैंक वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए कि एक बैंक है जो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। अब इस पूरे बैंक का एक आभासी मॉडल तैयार किया जा सकता है। स्टार्ट पॉइंट से ग्राहक अंदर आते हैं, फिर वे एक कतार में लगते हैं, और फिर अपनी बारी आने पर वे एक्टिविटी यानी बैंक टेलर के पास जाते हैं अपना लेन देन पूरा करवाने के लिए, और अंत में वे एंड पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये तो हम असल जिंदगी में भी देख सकते हैं, फिर इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है?
यहीं पर इस सॉफ्टवेयर के इंजन की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। ये समय की गति को पूरी तरह से अपने हिसाब से मोड़ सकता है। समय को मोड़ना मतलब? जो बैंक का उदाहरण आपने अभी दिया, उसमें असल जिंदगी में हफ्तों, महीनों या सालों का समय लग सकता है ये देखने में कि कौन सा दिन सबसे व्यस्त रहता है। हाँ, डेटा इकट्ठा करने में तो बहुत समय लगता है। बिल्कुल। महीने के किस हफ्ते में सबसे ज्यादा भीड़ जमा होती है या त्योहारों के समय बैंक का सिस्टम कैसे चरमरा सकता है। लेकिन सिमुलेट का सिमुलेशन इंजन इतना शक्तिशाली है कि वो वर्षों की इस पूरी जटिल प्रक्रिया को केवल कुछ सेकंड में सिमुलेट कर सकता है। सिर्फ कुछ सेकंड में? हाँ, यानी कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर यह देखा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में बैंक की कतारें कैसी दिखेंगी। कमाल है। और क्या बैंक को नई शाखा खोलने की जरूरत है या महज कुछ नए टेलर काम पर रखने से समस्या हल हो जाएगी? यहाँ ना ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि असली दुनिया की प्रक्रियाएं इतनी सीधी और सरल नहीं होती कि एक ग्राहक आया और एक काम हुआ। बिल्कुल नहीं, बहुत जटिलताएं होती हैं। तो जब चीजें बेहद जटिल होने लगती हैं तो ये सॉफ्टवेयर उसे कैसे संभालता है? इसके लिए हमारे स्रोतों में वेरिएबल कलेक्ट नाम के एक फीचर का बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है। हाँ, वेरिएबल कलेक्ट वो जगह है जहां ये सिस्टम अपनी असली ताकत दिखाता है। असल दुनिया में हर ग्राहक या हर उत्पाद एक जैसा नहीं होता। हाँ, विविधता तो होती है। स्प्रेडशीट के जो स्थिर नियम होते हैं ना, वे असली दुनिया की इस अराजकता को नहीं संभाल सकते। और इसका जो विशिष्ट विवरण है वो इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। मान लीजिए कि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एक स्टोरेज कतार है जहां बहुत सारे पुर्जे रखे हैं। अब सिस्टम में से कौन सा उत्पाद गुजर रहा है उसके आधार पर उस स्टोरेज से अलग अलग मात्रा में सामान निकाला जाएगा। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि प्रोडक्ट टाइप 2 नाम का कोई जटिल उत्पाद सिस्टम से गुजरता है तो नियमों के अनुसार वो स्टोरेज से एक साथ 10 अलग अलग आइटम निकाल लेगा। हाँ। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट टाइप 1 जो कि एक साधारण उत्पाद है सिस्टम से गुजरता है तो वो केवल 5 आइटम ही निकालेगा। सही। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कन्वेयर बेल्ट पर असलम में क्या चल रहा है। और इस पूरी जटिलता को बिना किसी मानवीय गलती के संभालने के लिए ये सॉफ्टवेयर लेबल्स और कंपोनेंट मिक्स नामक स्प्रेडशीट्स का बहुत ही चालाकी से उपयोग करता है। ये लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स असल में एक डिजिटल टैग की तरह काम करते हैं जो सिस्टम को बताते हैं कि उत्पाद किस प्रकार का है। अच्छा, एक टैग की तरह? हाँ, और कंपोनेंट मिक्स ये तय करता है कि उस विशिष्ट लेबल वाले उत्पाद के साथ आगे क्या किया जाना चाहिए। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये फीचर व्यवसायों को अपनी इन्वेंट्री और जटिल प्रक्रियाओं पर पूर्ण सूक्ष्म स्तर का नियंत्रण देता है। वे अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs पर बहुत बारीकी से नजर रख सकते हैं। जैसे कि थ्रूपुट और साइकिल टाइम, है ना? बिल्कुल। इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कंपनियां थ्रूपुट पर नजर रखती हैं, यानी दिन भर के अंत में असल में कितना काम पूरा होकर कारखाने से बाहर निकला। और साइकिल टाइम यानी एक कच्चे माल को पूरी तरह से तैयार उत्पाद बनने में कुल कितना समय लगा। ये दोनों मैट्रिक्स तो बहुत अहम है। बहुत अहम है। इन मैट्रिक्स को असल समय में ट्रैक करके वे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा उत्पाद संसाधन का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है और कहां पर बेवजह की देरी हो रही है। ये तो हुई नियमों और स्प्रेडशीट की बात। हाँ। लेकिन अब चर्चा को उस दिशा में ले जाते हैं जहां सच में एक बहुत बड़ा एक आहा पल सामने आता है। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसने पारंपरिक सिमुलेशन की पूरी परिभाषा ही बदल दी है, और वो है सिमुलेट में मशीन लर्निंग का एकीकरण। एकदम सही। ये केवल एक नया फीचर नहीं है, ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर हम मशीन लर्निंग के आने से पहले के दौर को देखें ना, पुराने दौर को, तो इस तरह के जटिल नियमों को लागू करने के लिए विशेषज्ञों को मैन्युअल रूप से विजुअल लॉजिक यानी कोड की लंबी लंबी लाइनें लिखनी पड़ती थी, जो कि बहुत थकाऊ काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये न केवल बहुत मुश्किल था बल्कि इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा रहती थी। इंसान है, गलती तो होगी। हाँ, और अगर कारखाने में कोई छोटा सा भी बदलाव होता था ना, तो उस पूरे कोड को दोबारा लिखना पड़ता था। बाप रे। इसीलिए मशीन लर्निंग का उपयोग बेहतर है क्योंकि ये सीधे डेटा से सीखता है। ये सटीकता को कई गुना बढ़ा देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डेवलपर्स और कंपनियों का बहुत सारा समय बचाता है। इसे समझने के लिए कार पेंट लाइन का जो विशिष्ट उदाहरण हमारे स्रोतों में सामने आता है वो सच में बहुत ही शानदार है। हाँ, वो मेरा पसंदीदा उदाहरण है।
जरा एक बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कल्पना कीजिए, जहां कारों को पेंट करने की प्रक्रिया को सिमुलेट करना है। अब ये कोई आम काम नहीं है। इसमें कई जटिल चीजें शामिल हैं, जैसे आने वाली कार का रंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल। कार का प्रकार क्या है, क्या वो एक बड़ी एसयूवी है या एक छोटी सेडान। दोनों में पेंट की मात्रा अलग लगेगी। बिल्कुल अलग लगेगी। और एक रंग से दूसरे रंग में पेंटिंग मशीन को बदलने में, जिसे उद्योग की भाषा में चेंज ओवर टाइम कहते हैं, कितना समय लगता है। और अगर पेंट में कोई खराबी आ जाए तो रीवर्क यानी उसे दोबारा पेंट करने और ठीक करने में कितना समय और संसाधन जाएगा। और इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प मानवीय पहलू भी जोड़ा जाता है। मानवीय पहलू, हाँ, जो पुरानी कोडिंग प्रणालियों में लगभग असंभव था। डेटा दिखाता है कि दिन के समय का भी इस पूरी प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, दिन के समय का? हाँ, मशीनें शायद एक ही गति से काम करें, लेकिन इंसान नहीं करते। सही बात है। उदाहरण के लिए, सुबह के समय कर्मचारियों के काम करने की गति बहुत तेज होती है और वे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। एकदम फ्रेश होते हैं ना? बिल्कुल। फिर जैसे जैसे लंच का समय करीब आता है, थकान के कारण गति थोड़ी धीमी हो जाती है। भूख भी लग रही होती है। हाँ, और शाम को शिफ्ट खत्म होने से पहले काम निपटाने की जल्दी में गति फिर से तेज हो जाती है। ये तो बहुत ही सटीक मानवीय व्यवहार है। तो मशीन लर्निंग इन सभी बारीक मानवीय पैटर्न्स को पहचान लेता है और उन्हें सिमुलेशन का हिस्सा बना देता है। ये बात तो समझ आती है कि मशीन लर्निंग पैटर्न्स को पहचानती है। लेकिन एक बहुत ही तकनीकी सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। इस सारे कच्चे डेटा को, जो कि कारखाने के सेंसर्स और कर्मचारियों के टाइमशीट से आ रहा है, उसे सिमुलेशन में आखिर कैसे डाला जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि तकनीकी रूप से इसे एक आर स्क्रिप्ट और न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से सिमुलेशन में जोड़ा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। इस प्रक्रिया को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आर स्क्रिप्ट एक तरह का डिजिटल पुल है। एक पुल? हाँ, ये पुल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बीच लगातार बातचीत करवाता है। अच्छा, डेटा को इधर से उधर ले जाता है। सही। ये कारखाने से रियल टाइम डेटा खींचकर न्यूरल नेटवर्क को देता है। और ये न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क, जो कि असल में इंसानी दिमाग की तरह सोचने और सीखने के लिए डिजाइन किया गया एक जटिल कंप्यूटर सिस्टम है, वो उस पुराने और नए डेटा का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि पिछले महीने जब लाल रंग की एसयूवी दोपहर के 2 बजे पेंट होने आई थी तो कितना समय लगा था। मतलब वो पिछले अनुभवों से सीखता है। बिल्कुल। उस आधार पर वो आने वाले कल के लिए सटीक भविष्यवाणी करता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा सामने आता है वो ये है कि जब भी फैक्ट्री में कोई नई मशीन आती है या प्रक्रिया बदलती है, तो कंपनियों को शून्य से शुरुआत करके पूरा सिमुलेशन दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। सटीक बात है। पुरानी प्रणालियों में कोई भी बदलाव मतलब हफ्तों की कोडिंग, जो बहुत महंगी और थकाऊ होती है। हाँ, लेकिन यहाँ उन्हें बस अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नए डेटा के साथ रीट्रेन करना होता है। बस रीट्रेन करना है। बस आप नया डेटा डालिए और सिमुलेशन अपने आप नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। ये एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है जो समय के साथ खुद ब खुद समझदार होता जा रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत जादुई और आधुनिक लगता है ना? लेकिन क्या असल में जमीन पर चीजें इतनी आसानी से लागू हो जाती हैं? कैसे मतलब? मान लीजिए किसी बहुत ही प्रतिभावान इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट ने ये बहुत ही जटिल और शानदार सिमुलेशन बना भी लिया, लेकिन वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स यानी उन बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों को इसे कैसे समझाएगा जिन्हें मशीन लर्निंग, आर स्क्रिप्ट या न्यूरल नेटवर्क का न भी नहीं पता? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। क्योंकि पैसा तो उन्हीं को लगाना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप निर्णय लेने वालों को, जिनके हाथ में कंपनी का बजट है, अपनी बात समझा ही नहीं पाए, तो दुनिया के सबसे अच्छे डेटा और सबसे सटीक एल्गोरिदम का भी कोई मोल नहीं रह जाता। सही बात है। यहीं पर तकनीकी दुनिया और कॉर्पोरेट दुनिया के बीच की खाई को पाटने के लिए सिमुलेट स्टूडियो काम आता है। सिमुलेट स्टूडियो? हाँ, ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या कोई और स्मार्ट डिवाइस, सीधे वेब ब्राउजर में काम करता है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हितधारकों को एक ऐसा विजुअल इंटरैक्टिव अनुभव देता है जहां वे बिना किसी सिमुलेशन या कोडिंग अनुभव के खुद से चीजों को बदलकर देख सकते हैं।
मतलब वे खुद क्या होगा अगर या व्हाट इफ परिदृश्यों का परीक्षण कर सकते हैं। हाँ, एकदम आसानी से। वे बस स्क्रीन पर दिए गए एक स्लाइडर को घुमाकर देख सकते हैं कि अगर हम कारखाने में 2 की जगह 3 मशीनें लगा दें या पेंट लाइन में एक अतिरिक्त कर्मचारी रख दें तो क्या होगा। और सिमुलेशनों ने तुरंत इसके वित्तीय और समय संबंधी परिणाम दिखा देगा। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये जटिल गणित को एक बहुत ही आसान दृश्य भाषा में बदल देता है। और यही कारण है कि इस तकनीक का उपयोग केवल मैन्युफैक्चरिंग जैसे किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं है। हाँ, स्रोतों में भी यही बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में तो इसका उपयोग उत्पादन लाइनों को सुव्यवस्थित करने के लिए दशकों से हो रहा है, लेकिन अब ये हेल्थ केयर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी क्रांति ला रहा है। हेल्थ केयर का परिदृश्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, सर्दियों का मौसम है, फ्लू फैला हुआ है और अचानक किसी बड़े अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मरीजों की संख्या तिगुनी हो जाती है, जो कि अक्सर होता है। हाँ, ये कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आप उत्पादन रोक सकते हैं। यहाँ इंसानों की जान का सवाल है। बिल्कुल। सिमुलेशन यहाँ मरीजों के प्रवाह और स्टाफ के आवंटन को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये देखना दिलचस्प है, ताकि मरीजों के इंतजार का समय कम हो सके और आपात स्थिति में सही समय पर सही डॉक्टर उपलब्ध हो। हेल्थ केयर में ये सच में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर सकता है। एकदम सही बात है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में भी इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस। हाँ, बड़े बड़े वेयरहाउस जहाँ ई-कॉमर्स कंपनियों का लाखों का सामान रखा होता है, वहाँ बॉटलनेक्स या अड़चनों को कैसे दूर किया जाए, डिलीवरी के ट्रकों का समय कैसे सुधारा जाए, वो सब सिमुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सब सिमुलेशन के जरिए पहले से तय किया जा सकता है। और सर्विस सेक्टर में भी, जैसे कि किसी बड़े बैंक के कॉल सेंटर या रिटेल स्टोर में त्योहारी सीजन के दौरान कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कितने स्टाफ की जरूरत है, इसे अनुकूलित करने में ये बहुत मददगार साबित हो रहा है। और यहाँ एक और बात सामने आती है कि इस पूरी तकनीक तक पहुंच अब पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। शाहिद न्याजी टेक्नोलॉजीज जैसे स्रोतों के अनुसार अब इंटरनेट पर ऐसे कई समुदाय और ऑनलाइन मंच उपलब्ध हैं जहां से पहले से बने हुई टेम्पलेट सीधे डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को शुरुआत से अपना सिर खपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई अस्पताल अपना मॉडल बनाना चाहता है तो वो किसी और अस्पताल के पहले से सफल मॉडल को आधार बनाकर अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकता है। ये सहयोग और ज्ञान साझा करने की भावना ही इस तकनीक को तेजी से आगे बढ़ा रही है। जब जटिल तकनीक को सुलभ बनाया जाता है ना, तो नवाचार अपने आप तेज हो जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? कि सिमुलेशन केवल कुछ नंबरों या डेटा का खेल नहीं है, ये एक पूरी तरह से जोखिम मुक्त आभासी दुनिया है। एक वर्चुअल सैंडबॉक्स। हाँ, ये एक ऐसा वर्चुअल सैंडबॉक्स है जहां व्यवसाय अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, नई और साहसिक रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो सब कुछ कर सकते हैं जो असल दुनिया में बहुत महंगा, खतरनाक या विनाशकारी साबित हो सकता है। सही कहा। ये हम सब के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए एक अनुस्मारक है कि अगर हमारे पास सही ज्ञान, सही डेटा और सही टूल्स हों तो हम समस्याओं के आने से पहले ही उन्हें भांप सकते हैं और उनका समाधान खोज सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है। सही डेटा और मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक टूल्स के साथ व्यवसाय अब हवा में तीर नहीं चलाते या केवल अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते। हाँ, तुक्के नहीं लगाते। बिल्कुल, वे पूरी तरह से सबूतों पर आधारित फैसले लेते हैं। और जब निर्णय डेटा और सिमुलेशन द्वारा समर्थित होते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन तकनीक के इस असीमित और तेज विस्तार को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा डराने वाला सवाल भी खड़ा करता है। डराने वाला सवाल? हाँ। और वो सवाल वाकई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर आज के सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग की मदद से मानवीय व्यवहार जैसे कि लंच के समय कर्मचारियों की काम करने की गति में आने वाले बदलाव, हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया, और इतनी विशाल जटिल व्यावसायिक प्रणालियों को इतनी सटीकता से सिमुलेट कर सकते हैं, तो क्या भविष्य में ये सिमुलेशन इतने उन्नत हो जाएंगे कि वे हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के फैसलों की भी सटीक भविष्यवाणी कर सकें? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे संपूर्ण मानव समाज की दिशा, हमारे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को पहले से ही सटीक रूप से बता पाएंगे? मतलब पूरी मानव जाति का सिमुलेशन? हाँ, और अगर ऐसा संभव है तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि शायद हम खुद पहले से ही एक बहुत बड़े किसी और के द्वारा चलाए जा रहे सिमुलेशन का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहे हों? इस गहरे विचार पर वाकई मनन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो लोगों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं।
इसी के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का समापन होता है।